प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है, उसके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, कैसे फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि पूरा फ्रिक्शन के बारे में यहाँ डिस्कशन करना है। आइए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फटाफट देखते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हो या दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी हो, तो बच्चों जब हम किसी बॉडी पे किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो दोनों का जो दो सरफेस का जो कांटेक्ट होता है उसके बीच एक ऐसा फोर्स डेवलप होता है जो दोनों के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे ये मेरे दोनों हैंड हैं, दोनों बेटा पाम हैं, अगर इसको मैं ऐसे सटाऊं और यूँ मोशन कराने की कोशिश करूं तो ये दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज हो रहा होता है और इसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं बच्चों, और इस प्रोसेस को फ्रिक्शन कहते हैं। आइए देखें क्या होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, मान लीजिए बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए बाहर से, तो क्या कोई फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है? जवाब है नहीं। जब बच्चों कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी है और बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा के बॉडी को स्लाइड कराएं या स्लाइड कराने का प्रयास करें, तो बच्चों यहाँ फ्रिक्शन फोर्स दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में डेवलप होता है जो दोनों के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पहली बात, देयर इज अपोजिशन इन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। यहाँ पर बच्चों पूछा जाता सवाल, क्या फ्रिक्शन फोर्स मोशन का हमेशा अपोज करता है? नहीं सर, कुछ ऐसे कंडीशन भी मिलते हैं जहां मोशन को सपोर्ट करता है, मैं बताऊंगा आगे। यहां पर बच्चों लेकिन उसी में अगर रिलेटिव मोशन की बात करूं, तो यहां जरूर मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फ्रिक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, या फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का दो सरफेसेस के बीच में हमेशा क्या करता? अपोज। ठीक है बच्चों, यहां पर तब ये लग रहा होता है जब दो बॉडी या दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की कोशिश हो रही हो। एट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन आर ट्राई टू बी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मेन बातें जरा देखिए। यहाँ के अंदर बच्चों कोई बॉडी रखी हुई है, बॉडी का वेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, टाइम मुझे बचाना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें बतानी है। यहाँ के अंदर बच्चों इसका वेट mg डाउनवर्ड है। नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा इसके ऊपर जो लगाया गया है वो अपवर्ड है, आपको दिखाया मैंने। यहाँ पर बच्चों मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है F, और बॉडी को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड कराने की कोशिश में हम हैं। जैसे ही जब तक ये फोर्स मैंने नहीं लगाया था कोई भी फ्रिक्शन यहाँ नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, अगर ये सरफेस रफ है, खुरदुरा है बच्चों, परफेक्टली स्मूथ नहीं है, मतलब रफ है, तो क्या होगा? जैसे ही ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर इंटरलॉक छुपे होते हैं, उभार होते हैं रफ सरफेस में, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं और बच्चों ये आगे बढ़ने का एक दूसरे का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। यहाँ के अंदर उस वजह से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। अब जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो ये जो सरफेस है, जो ब्लैक पेन से मैंने नीचे बनाया है, ये जो सरफेस है बच्चों, ये बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके बॉडी अगर इधर मोशन करना चाहता था तो अपने रेस्पेक्ट में उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, उसके ऊपर बच्चों इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और जितना फोर्स सरफेस बॉडी के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स बॉडी सरफेस के ऊपर लगाएगा। ये देखिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया है बच्चों, जितना फोर्स ये सरफेस बॉडी के इस निचले सरफेस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। मतलब इन दोनों फोर्सेज को देखें तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन होंगे। बाकी इसके ऊपर नॉर्मल और mg भी हैं जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, मेन चीज मैं इनकी डायरेक्शन दिखाना चाहता था। देखिए यहाँ के अंदर बच्चों अब क्या होता है कि इस बॉडी को जितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा नीचे की ओर उतना ज़्यादा इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, और जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ फ्रिक्शन इसे मिलेगा। तो बच्चों यहाँ नियम ये होता है कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होता है बॉडी के ऊपर लगने वाले नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ के अंदर बच्चों F की वैल्यू हमारे पास समथिंग कांस्टेंट इनटू n हो गया। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू।
अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ म्यू क्या है? म्यू को बच्चों हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ के अंदर ये डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। इसका कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ से देख सकते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन और एन फॉर ये भी नॉर्मल फोर्स है, इसकी भी यूनिट न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गए, यहाँ पर म्यू यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। जितना ज़्यादा सरफेस खुरदुरा होगा बच्चों, जितना ज़्यादा रफ होगा यहाँ के अंदर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होगा। जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम लग रहा होगा। यहाँ के अंदर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मूथनेस। मोर इज द रफनेस, greater will be the value of mu, more is the smoothness, lesser will be the value of mu। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम अगर देखें, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नॉर्मल फोर्स कभी कभी जीरो भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इस एग्जाम्पल के अनुसार मैं यहाँ डेटा को रखूँ तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या है? mg। तो यहाँ f की वैल्यू आ गया म्यू इंटू mg। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर फ्रिक्शन के कैटेगरी में हम देखें कि फ्रिक्शन कितने टाइप का है, तो फ्रिक्शन बच्चों यहाँ दो टाइप का होगा। एक तो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और बच्चों अगला हमारे पास होगा डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उस सिचुएशन में लगने वाला फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन उस सिचुएशन में लगने वाला फ्रिक्शन है जब दो सरफेसेस के ऊपर रिलेटिव मोशन होना चाहे, होने की कोशिश हो, बट एक्चुअली रिलेटिव मोशन ना हो। जैसे मान लीजिए मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन मान लीजिए बॉडी रेस्ट में फिर भी है, तो ऐसे कंडीशन में रेस्ट में रहते हुए जो फ्रिक्शन लगता है बच्चों उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। यहाँ के लिए इक्वेशन बनता है स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है बच्चों, म्यू एस कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये होगा बॉडी किसी सरफेस के ऊपर ड्रैग किया जाए, स्लाइड कर रहा हो या फिर रोल कर रहा हो, उस फ्रिक्शन में ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों क्या है, वो बॉडी मूविंग स्टेट में है। अगर वो मूविंग स्टेट में है तो ऐसे फ्रिक्शन को उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा हम डायनेमिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। डायनेमिक फ्रिक्शन भी फर्दर दो कैटेगरी में आप डाल सकते हो, एक तो काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मोशन में है तो मोशन में दो तरह से हो सकता है उसके ऊपर वो ड्रैग कराया जा रहा हो, स्लाइड कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो रोल कर रहा हो। जैसे किसी गाड़ी का पहिया है बच्चों, रोल कर रहा होता है, आगे बढ़ता रहता है, डायनेमिक कंडीशन में होता है, रोल करता रहता है। या फिर किसी बॉडी को घसीट रहे होते हैं बच्चों, खींच रहे होते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पर वो स्लाइड कर रहा होता है, उसको उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और रोलिंग करती हुई बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा होता है सरफेस, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। बेटा जी कभी कभी काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन, केवल डायनेमिक फ्रिक्शन जब बोला जाता है या काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है तो बच्चों इनको लगभग एक ही समझते हैं। जब तक रोलिंग का जिक्र नहीं किया जाता हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि बॉडी स्लाइड करता हुआ चलेगा, या फिर कोई ऐसा कंडीशन दे, पहिए का केस दे कि कोई व्हील है वो आगे की ओर इस तरह से रोल करता हुआ जा रहा है, तो इसके बारे में सोचेंगे। जनरली इसी के बारे में बच्चों हम लोग आगे जिक्र करेंगे और इसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए अगर हम कंडीशन लगाएं तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं। और बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन के लिए अगर हम देखें तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए हम म्यू आर इंटू एन लिख सकते हैं। अब नाम तो समझ ही गए होंगे, म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ओके बच्चों, और नॉर्मल फोर्स एन फॉर नॉर्मल फोर्स यहाँ के अंदर है। ठीक, अब यहाँ के अंदर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा एक ही बॉडी और एक ही सरफेस को लेके मैं चेक करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक वाला होगा। उसके बाद बच्चों बारी आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और सबसे कम जो फ्रिक्शन लगता है सेम बॉडी सेम सरफेस, अगर एक ही तरह के सरफेस पर बॉडी चल रहा है, एक बार रोल करते हुए चले तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम आएगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसी रेशियो में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी रहता है। सबसे ज़्यादा होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, then coefficient of kinetic friction, then coefficient of
रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। समझ गए बच्चों? इस तरह से यहाँ के अंदर कंडीशन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रिक्शन के टाइप में हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक दो फ्रिक्शन थे। आइए बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश तो करे लेकिन फिर भी रेस्ट में बना रहे, स्लाइड ना कर पाए, तो उस समय उस बॉडी को स्लाइड करने से जो फोर्स रोकता है उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर उस बॉडी के ऊपर लगातार हम फोर्स को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी जस्ट चलने के, स्लाइड करने की स्थिति में आ जाता है और जरा सा भी और फोर्स बढ़ा दें तो बॉडी चलना शुरू हो जाता, स्लाइड करना शुरू कर लेता है। मैक्सिमम कितना हम फोर्स लगाएं कि बॉडी अपने मोशन को जस्ट शुरू ना कर पाए या कह लेते जस्ट शुरू करने के कंडीशन में आ जाए। बच्चों ऐसी परिस्थिति में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं। और बच्चों ऐसे मैक्सिमम कितना लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का भी नाम देते हैं। आइए जरा देखते हैं यहाँ के अंदर बच्चों, जैसे एक सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी है, अभी मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, नॉर्मल mg तो लग ही रहे हैं, उसको मैं बार बार दिखा नहीं रहा हूँ बच्चों क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है और उसका कोई यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ के अंदर कोई फोर्स मैंने नहीं लगाया, रिलेटिव मोशन ना तो है ना तो रिलेटिव मोशन होने की कोशिश है, इसलिए बच्चों यहाँ के अंदर कोई भी फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में नहीं लगेगा। रेस्ट में बॉडी है, फ्रिक्शन जीरो। यहाँ के अंदर बच्चों मैंने जिस बॉडी को एज्यूम किया है और जिस सरफेस को एज्यूम किया है, समझाने के लिए मैंने ये मान रखा ऑलरेडी कि यहाँ के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमारा 20 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो हो सकता है जहाँ तक बॉडी स्लाइड नहीं करेगा बच्चों, वो मैक्सिमम वैल्यू मैंने 20 न्यूटन माना। इसका मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे ही बच्चों अप्लाई किया गया फोर्स इससे ज़्यादा होगा, बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ पर अगर 1 न्यूटन का मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, आपसे सवाल करता हूं क्या बॉडी स्लाइड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसे रोक देगा। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक लग सकता है। तो अगर बॉडी स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो तब होगा जब जितना फोर्स हम इधर लगाए हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड लगाए हैं उतना ही फोर्स यहाँ लेफ्टवर्ड लग जाए। इसका मतलब अगर 1 न्यूटन हमने लगाया है, अप्लाइड फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक वैल्यू भी 1 न्यूटन के बराबर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। आपसे सवाल है क्या बॉडी मूव करेगा? जवाब है सर नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर रहा होता है। अच्छा बच्चों, अगर मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स जीरो अगर यहाँ के अंदर है इसका मतलब 5 न्यूटन अगर हमने लगाया है तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन लगा होगा। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कितना है? 5 न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ, क्या बॉडी मूव कर जाएगा? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? उसका जवाब यहाँ है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ तक एडजस्ट कर सकता है। मैंने 10 न्यूटन का लगाया तब भी नहीं चला। कैसे नहीं चला होगा? क्योंकि 10 न्यूटन यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग गया होगा। नेट फोर्स क्या आ गया होगा? जीरो। बच्चों जब मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, सवाल यह है क्या बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा? जवाब है नहीं स्लाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसे बैलेंस कर देगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। मैंने बॉडी के ऊपर 19.99 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सवाल है क्या बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर पाएगा? जवाब है नहीं सर मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या रीजन है? रीजन ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उसे बच्चों क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। जितना मैंने लगाया उतना स्टैटिक भी लग गया। अब बच्चों मैं 20 न्यूटन अगर यहाँ पर लगा रहा हूँ, सवाल है क्या बॉडी मूव कर पाएगा? सर मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन
अब बिल्कुल मूव करने के जस्ट कंडीशन में आ चुका होगा। जरा सा भी वैल्यू इसमें बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर वो बॉडी मूव कर जाएगा। 20.1 कर दें, मूव कर जाएगा। बेटा जी यहाँ के अंदर अगर अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स 20 न्यूटन मैंने लगाया तो 20 न्यूटन उसको बैलेंस भी किया होगा, जो कि मैक्सिमम लिमिट, फिलहाल इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम लिमिट है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं 21 न्यूटन बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दूं, 21 न्यूटन, तो अब बच्चों बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो गई, इंटरलॉक इसके बीच टूट चुके होंगे और इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास होगा अब स्टैटिक नहीं, क्या हो जाएगा, काइनेटिक, क्योंकि अब वो बॉडी उस सरफेस के ऊपर स्थिर नहीं रह पाएगी, उसके ऊपर स्लाइड करने लग जाएगी। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में बच्चों 21 न्यूटन मैंने लगाया तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगने लग गया और यहाँ पर बॉडी चलना शुरू कर देगी। अभी तक बॉडी रेस्ट में थी लेकिन अब बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। अब जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा बॉडी के ऊपर सरफेस के द्वारा, वो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। ये बच्चों यहाँ के लिए आ गया कंडीशन, यहाँ के लिए आ गया सिचुएशन। मैंने आपको समझाने का, सिखाने का एक प्रयास किया है। देखो बच्चों, जो यहाँ के अंदर फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास होगा, सपोज करिए एफ के इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास होगा वो पक्का है। अगर सेम बॉडी सेम सरफेस की बात की जाए, सेम बॉडी सेम सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा थोड़ा सा कम होता है। अगर ये 20 न्यूटन तक है तो बच्चों मैं कहूँ ये 21 है, नहीं ये गलत होगा कहना। मैं कहूँ ये 22 है एफ के की वैल्यू, नहीं सर गलत होगा। मैं कहूँ ये 20 है तो भी गलत होगा। सेम सरफेस सेम बॉडी के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा कम ही होता है। मे बी ये हमारे पास हो 19.5 न्यूटन, थोड़ा सा कम उससे जरूर होगा अगर सेम बॉडी सेम सरफेस है। ठीक है बच्चों, जैसे आप एक्सपीरियंस इस बात को करिए, किसी बॉडी को आप खींच रहे हो किसी सरफेस पे या उसको ढकेल रहे हो तो क्या होगा, बॉडी के मोशन को स्टार्ट कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार मोशन अगर जो है, एक बार मोशन अगर होना शुरू हो गया तो जितना स्टार्ट करने में आपने फोर्स लगाया था उससे कम ही हल्का सा फोर्स लगाओगे तो भी बॉडी चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी और सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट से हमेशा कम होता है। अगर सेम बॉडी सेम सरफेस की बात की जाए, क्यों कम होता है, रिवीजन क्लास है, यहां डिस्कशन करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। बच्चों इस पूरे एनालिसिस में एक बात समझ में आई कि जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना बच्चों, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या मीनिंग समझे, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होने का क्या मीनिंग हुआ कि मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना अपने आप को एडजस्ट करके उतना ही वो बना लेता है, बशर्ते हम फोर्स जो लगाएं वो एक लिमिट से कम लगाएं। हमने 5 न्यूटन लगाया तो अपने आप को 5 न्यूटन के बराबर एडजस्ट कर लिया, हमने 10 न्यूटन लगाया तो अपने आप को 10 न्यूटन के बराबर एडजस्ट कर लिया, हमने 15 न्यूटन लगाया तो 15 न्यूटन के बराबर एडजस्ट कर लिया, हमने 19.99 न्यूटन लगाया उसने भी उसको एडजस्ट कर लिया, 20 न्यूटन लगाया 20 न्यूटन फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है और बॉडी और सरफेस के बीच में अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर इसका नेचर एक्शन रिएक्शन होता है। जितना फोर्स इस सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया होगा, जितना फोर्स सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया होगा उतना ही फोर्स बॉडी ने सरफेस के ऊपर भी लगाया होगा। तो बच्चों ये एक्शन रिएक्शन नेचर का होता है। ठीक है, और यहाँ के अंदर मैं कहूँ जो फार्मूला हमारा बना था F = μ × n, क्या यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं,
क्या यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं। क्या यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं। यहाँ सब के लिए नहीं बच्चों। ये फार्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमेशा लिमिटिंग केस में अप्लाई किया जा सकता है, ना कि अदर केसेज में। बाकी काइनेटिक के लिए तो हमेशा आप एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन करते हो बच्चों, लेकिन स्टैटिक के लिए केवल और केवल यहाँ के अंदर बच्चों केवल और केवल लिमिटिंग केस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, ना कि अदर केसेज में। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? बच्चों इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ के अंदर म्यू यस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ यस मैक्स। एफ यस मैक्स का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब बच्चों हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, ना कि अप्लाई किए गए फोर्स पर कि कितना फोर्स मैंने अप्लाई किया, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पर। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन से रिलेटेड हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कांटेक्ट फोर्स। व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? आइए, फ्रिक्शन के रेफरेंस में कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं बच्चों? मान लो कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखा हो, सरफेस यहाँ रफ है, बॉडी के ऊपर जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के रिलेटिव मोशन का यहाँ पे अपोज होगा और ये वाला सरफेस बॉडी के इस सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। जब तक बॉडी रेस्ट में है, सपोज रेस्ट में है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसका मतलब जो लगाया गया फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर रहा होगा। बच्चों यहाँ पर सरफेस के द्वारा फोर्स तो हमें यहाँ 4 दिख रहे हैं। एक लगाया गया फोर्स जो हमने लगाया, एक नॉर्मल फोर्स जो बच्चों सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया, एक mg फोर्स जो धरती मैया ने बॉडी के ऊपर लगाया, और एक यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो कि सरफेस ने बॉडी पर लगाया। तो सरफेस ने बॉडी पर टोटल 2 फोर्स लगाया। सरफेस ने बॉडी पर कितना फोर्स लगाया? 2। कौन कौन सा? एक तो नॉर्मल फोर्स लगाया और दूसरा कौन सा लगाया बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स। तो सरफेस के द्वारा बॉडी पर 2 फोर्स लगा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है। बच्चों सरफेस के द्वारा बॉडी पर लगाया जाने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, बच्चों उसी रिजल्टेंट फोर्स को हम यहाँ के अंदर नाम देते हैं, इसको वेक्टर टर्म में लिख दें, इसी को हम नाम देते हैं कांटेक्ट फोर्स। सरफेस के द्वारा बाई सरफेस ऑन दी बॉडी whatever resultant force is applied, that resultant force is known as कांटेक्ट फोर्स। एज हेडिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। यहाँ के अंदर बच्चों नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। इनका सम अप करने पर रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। सपोज करिए हम लिमिटिंग केस की बात करें, तो लिमिटिंग केस में बच्चों क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ के लिए इक्वेशन अप्लाई होगा म्यू एस इंटू एन। यहाँ के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, लिमिटिंग केस में हम कांटेक्ट फोर्स को अगर निकालें तो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स भी हमारा मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ के अंदर आ जाएगा एन स्क्वायर, और एफ एस स्क्वायर जहाँ पे है बच्चों वहाँ के जगह पर आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर कॉमन होकर के बाहर स्क्वायर रूट से आएगा एन हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। यहाँ के अंदर बच्चों पर्टिकुलर इस केस में मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय एम जी। अगर नॉर्मल फोर्स बच्चों एम जी से बैलेंस होता है तो यहाँ नॉर्मल फोर्स की जगह एम जी भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक देख लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये होगा कि लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस का मतलब जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग रहा हो या फिर मैक्स की बात हो रही हो, उस समय ये हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स है, यहाँ सरफेस द्वारा बॉडी पर लगाए जाने वाले दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है कांटेक्ट फोर्स, वो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, यहाँ पर इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Angle of friction is the angle between the resultant force, or you can say
बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इन लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस में यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमारे पास है और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बन के आएगा उसी को बच्चों हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन, एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ के अंदर बच्चों एफ एस मैक्स ट्राइंगल में देखिए एफ एस मैक्स दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू एफ एस मैक्स अपॉन एन tan थीटा। आगे एफ एस मैक्स को हम लोग लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, एफ एस मैक्स को बच्चों हम लोग लिखेंगे म्यू एस इंटू एन और इस तरह से अपॉन एन। एन विल बी कैंसल्ड फ्रॉम एन एंड द रिमेनिंग पोर्शन दैट वी विल गेट हियर दैट इज म्यू एस। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट tan theta equal to mu s and that is why theta will be equal to tan inverse mu s. This is the angle of friction. बच्चों हमारा अगला टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में हम तो जान गए क्या है, थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता है तब लगेगा जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और लगाया गया फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट से ज़्यादा हो जाए। उस केस में बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा तो वहाँ पर सरफेस और बॉडी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। यहाँ लगाया गया फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है इसलिए बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करने लगेगा। अब यहाँ पर बच्चों इसके बीच में जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा बॉडी पे बाई सरफेस वो काइनेटिक होगा ना कि स्टैटिक होगा। बॉडी यहाँ पर बच्चों स्लाइड कर रहा होगा तो नेट फोर्स हमारा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में होगा, बॉडी के अंदर कोई एक्सीलरेशन आ जाएगा। सवाल आएगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, वहाँ पर पूछा जाएगा कितना एक्सीलरेशन होगा, तो उस सवाल को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रूल होगा उसको देखिए। यहाँ के अंदर बच्चों हम अप्लाई करेंगे बॉडी का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया। लगाया गया फोर्स सरफेस के द्वारा बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स, बाकी नॉर्मल एमजी से मतलब नहीं है इसलिए नहीं बनाया, हालांकि लग रहे हैं। यहाँ के अंदर बच्चों जितना सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया उतना बॉडी ने सरफेस के ऊपर भी लगाया। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन भी यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन भी यहाँ के अंदर बच्चों आप ये कह सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका भी नेचर कैसा, एक्शन रिएक्शन है। बेटा जी मैं यहाँ बॉडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एफ नेट इक्वल टू एम ए। देखिए वहाँ एफ नेट का मतलब एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, बॉडी का मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों आ जाएगी एफ माइनस एफ के बाई एम और यहाँ के अंदर एफ माइनस एफ के जगह पर म्यू के इंटू एन हो गया, म्यू के इंटू एन हो गया इक्वल टू हो गया एफ माइनस एफ के इंटू एन और एन के जगह पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों इस पर्टिकुलर केस में एन इक्वल टू क्या होगा एम जी। तो फिलहाल ये आ गया एक्सीलरेशन इन केस जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो बॉडी कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा आप देख सकते हो। बच्चों यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ अगला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है थोड़ा उसको हम ग्राफिकली चेक करेंगे। इसके ऊपर एक ग्राफिक्स आता है, जरा देखते हैं उसको वो क्या है। बच्चों मान लीजिए कोई एक बॉडी है किसी सरफेस पे रखा है और उसके ऊपर अभी मैं कोई फोर्स लगाने जा रहा हूँ, अभी मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने जा रहा हूँ बच्चों। और कोई एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा मैक्सिमम लिमिट का 20 न्यूटन का लग रहा है। कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर 20 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ के अंदर लग रहा है बच्चों, मैक्सिमम लग सकता है, तो अगर मैं 1 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 1 न्यूटन लग जाएगा, यहाँ 2 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 2 न्यूटन लग जाएगा, यहाँ 3 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 3 न्यूटन लग जाएगा, यहाँ 4 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 4 न्यूटन लग जाएगा, यहाँ 10 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 10 न्यूटन लग जाएगा, यहाँ 18 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 18 न्यूटन लग जाएगा, यहाँ 20 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ भी 20 न्यूटन लग जाएगा। बॉडी अभी रेस्ट में रहेगी, अभी चलेगी नहीं, इसलिए यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक मैक्सिमम लिमिट पे ना पहुँच जाए। एक समय ऐसा आएगा, देखो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगता जा रहा है। इसलिए बच्चों इनके बीच में पहले जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। जितना
इधर बढ़े उतना इधर बढ़े, यानी ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा 45 डिग्री पर, जितना इधर की वैल्यू उतना इधर की वैल्यू, हर पॉइंट के लिए वही आएगा बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रही है। फोर्स लगाते 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 एक समय ऐसा आया कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं बच्चों वो एफएस मैक्स के बराबर पहुंचा दिए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंचा दिए। अगर लिमिटिंग वैल्यू पर हमने इस फोर्स को पहुंचा दिया, उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा, और उससे जैसे ही हल्का सा ज़्यादा फोर्स बढ़ाएंगे, अब कौन सा फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन अब लग रहा होगा? नहीं। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सेम बॉडी सेम सरफेस के लिए बच्चों क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम आता है। इस वजह से बच्चों ये ग्राफ देखिए, एफएस मैक्स इतना था, जब हम इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किए तो बच्चों एफएस मैक्स के बाद अब क्या लगेगा? अब एफएस मैक्स नहीं या स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक, जो कि थोड़ा सा इससे कम होगा। तो बच्चों ये ग्राफ थोड़ा कम करने के लिए नीचे की ओर जाएगा, हल्का सा झुकेगा, और आप देख सकते हैं यहां पर अब क्या लगने लगा? एफ के लगने लगा। अगर सेम बॉडी सेम सरफेस है और बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा तो बॉडी का एक्सीलरेशन, अब बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगा, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। लेकिन कितना एक्सीलरेशन बॉडी के अंदर है, कितनी वेलोसिटी बढ़कर हो गई? अगर एक बार मोशन शुरू हो गया बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कि वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों यहाँ एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी एक्सीलरेटेड है, या फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेटेड है, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेटेड है। कुछ भी हो, अगर सेम सरफेस सेम बॉडी है और सरफेस यूनिफॉर्म है जिसके ऊपर वो चल रहा है, ऐसा ना हो कहीं पर ज़्यादा रफ हो कहीं पर कम रफ हो, ऐसा ना हो, एक जैसा रफनेस हर जगह हो। बच्चों एक ही बॉडी की बात करें तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए इधर जो है हम अप्लाइड फोर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उतने का उतना बना हुआ है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे।